भगत राम पिछले कई सालों से शहर में होने वाले भंडारों में कढ़ी चावल बनाता आ रहा था। आज भी एक धार्मिक आयोजन में कढ़ी चावल का भंडारा बांटा गया था, जिसमें भगत राम भंडारा बनाकर घर लौटा था। ये लो पानी। और सब ठीक से हो गया? आज भीड़ होगी बहुत। हाँ, भीड़ तो बहुत थी मंदिर में। काफी बड़ी अवस्था में भंडारे का आयोजन था, पर आज फिर रमेश भैया और मदन भैया अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए थे। सुशीला भाभी और सरिता भाभी दोनों ने बर्तन भरवा लिए। बोले कि रात को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, वही काम आ जाएंगे। अरे तो उन्हें मना कर देते ना कि तुम तो वहाँ भंडारे का खाना बनाने गए हो। ऐसे थोड़ी उन्हें हमेशा बांटते रहोगे, जब देखो पहुंच जाते हैं। इन्हें भनक कैसे पड़ती है? अरे नजर रखते हैं, पता होता है कढ़ी चावल का भंडारा जहां बटेगा वहां मैं ही बनाने के लिए जाऊंगा। अब ये लोग सारे बर्तन लेकर भंडारा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कि भर दे कढ़ी चावल। क्या बोलूं अब, सगे रिश्तेदार हैं, मना भी नहीं कर सकता। आज तो मंदिर के सारे सेवादार भी देख रहे थे कि मैं भंडारे के कढ़ी चावल इतने सारे भरकर किसे दे रहा हूं। अब सुनो, बर्तन तो एक तरफ भरवा लिए, दूसरी तरफ वहीं खाने के लिए बैठ गए। गुस्सा आ रहा था मुझे तो, रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अरे मेरा काम है भंडारे में कढ़ी चावल बनाना, ये थोड़ी है कि मैं परिवार वालों को बांटता फिरूं। मैं अपने घर के लिए तो कभी लाता ही नहीं। सोचता हूं अच्छा नहीं लगेगा। कई बार भंडारे वाले बोलते हैं कि तुम घर के लिए ले जाओ, पर मैं मना कर देता हूं। पर ये लोग तो मुझे बहुत तंग करते हैं। अब क्या करें, तुम्हारे सगे भाई भाभी हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। भगत राम बहुत परेशान हो चुका था। उसके अपने सगे रिश्तेदारों ने उसे बहुत तंग किया हुआ था। वो लोग इस चीज को नहीं समझते थे कि भगत राम तो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए बेचारा भंडारों में कढ़ी चावल बनाने का काम करता है। अगर किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो तो काम से चला जाएगा ना, उसे तो लोग बुलाना ही बंद कर देंगे। अरे भगत, ये मेरे साले भी आए हैं। मैंने इनसे कहा था कि अपने घर की ही बात है। मैंने बताया था इन्हें कि तुम भंडारों के कढ़ी चावल बनाते हो। अब इन लोगों का भी मन हुआ कि जब घर के लोग खाना बना रहे हैं तो खाना चाहिए। मैं सबको साथ ही ले आया हूँ। एक काम कर, तू हम सबके लिए कढ़ी चावल पत्तल में परोस दे हैं, हम सब यहीं खा लेंगे बैठकर गर्मा गर्म। देवर जी, मैं रोटी का टिफिन ले आई हूँ, आप इसमें भी भर देना। मैं भैया के हाथ अपने मायके भिजवा दूंगी। उस दिन तो हद ही हो गई। अब भगत राम ने सोच लिया था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाई भाभी की आदत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे सरला, कल दोपहर की और रात की रोटी रहने दे। सुना है शहर के बहुत बड़े व्यापारी मोहन लाल जी मंदिर में कढ़ी चावल का भंडारा करवा रहे हैं। हाँ रमेश भैया, बहुत सुना है आपके भाई के बारे में कि वो भंडारे में कढ़ी चावल बहुत स्वाद बनाते हैं। अगर आप कहो तो हम भी आपके साथ चल लें क्या? हमने भी बहुत समय से भंडारे के कढ़ी चावल नहीं खाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अपना भाई बनाता है भंडारे में कढ़ी चावल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सारे कढ़ी चावल की दावत उड़ाएंगे। चलो चलते हैं। इधर भगत के दोनों भाई अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उधर भगत अपने भाइयों को सबक सिखाने और सही रास्ता दिखाने की योजना बना रहा था। हाँ ठीक कह रहे हो, अब ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब तो ये रोजाना की आदत मुझे भी नहीं लगता कि ये सही है। कोई बात नहीं, अपने सगे रिश्तेदार हैं तो उनको भी तो सही राह दिखानी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जा रहा हूँ, फिर शाम को लौटूंगा। भगत राम भंडारा बनाने के लिए मंदिर में पहुंचता है। मंदिर के बाहर उसे अपने सारे घर वाले खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। अरे ये लो भगत आ गया। अरे भगत, अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे कढ़ी चावल बनाने में कितनी देर लगेगी? आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आए हैं, कितनी देर में बना लेगा तू? बस भैया, मंदिर में पहुंचकर बनाना शुरू कर रहा हूं प्रसाद। देखो जितनी देर बनने में लगेगी उतनी देर का ही समय लगेगा। आओ आप लोग सब अंदर तो आओ। भगत के भाई भाभी, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। भगत उन्हें मंदिर की रसोई जहां पर भंडारा बनना था वहां चलने के लिए कहता है। आ जाओ आप सब वहीं पीछे ही आ जाओ, मैं वहीं बनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई सब चलते हैं। सरला भाभी, सरिता भाभी, एक दिक्कत है। मंदिर में भंडारा बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप और सरिता भाभी मिलकर कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लो, और रमेश भैया, मदन भैया, आप दोनों मिलकर तंदूर जला लो। आप सबको भी मंदिर के लिए सेवा करनी होगी, तभी उसका मेवा मिलेगा। मैं आप सबको काम दे रहा हूं। आप सब भंडारे में जो लोग आएंगे उनके लिए वहां पत्तल रखे हैं, वो साफ कर लो। भगत की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
सरला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा देवर ऐसे ही तुम्हें मुफ्त में भंडारे की कढ़ी चावल खिला देता है, पर ये तो सेवा करने के लिए कह रहा है। अब मैं तो घर के काम छोड़कर आई थी कि भंडारा मिलेगा, यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। मुझे नहीं लेने भंडारे के कढ़ी चावल, शाम तक इंतजार थोड़ी करूंगी, इतनी देर में तो मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी। अच्छा, तो फिर हम भी क्या करेंगे रुक कर यार? हम भी शाम तक नहीं रुक सकते ना, हम भी चलते हैं यार। रहने दे भगत, आज का फिर हमारा कैंसिल कर दे यार। तू आराम से बना है, कर लेगा ना तू अकेले अगर हम लोग चले जाए तो? हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो ये रोज का काम है, मुझे इसकी आदत है। भगत जानता था कि उसके रिश्तेदारों को मुफ्त के खाने की आदत है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। भगत राम की कहानी हमें यही संदेश देती है कि भंडारे का भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस भोजन को बनाने में बहुत से श्रद्धालु अपनी सेवा देते हैं, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पालमपुर नाम का एक गांव था, जहां विकास अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। विकास गांव में रिक्शा चलाने का काम करता था। एक रोज जब वो काम पर जा रहा था तब, अच्छा सुधा, मैं चलता हूँ काम पर, सवारी आती होंगी। अरे रुकिए तो, अपना टिफिन तो लेते जाइए। आज क्या बनाया टिफिन में? वही जिसे देखते ही आपका मूड ठीक हो जाता है। खुशबू बता रही है, तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ है ना? बिल्कुल सही जवाब। अब जाइए, देर हो जाएगी। और सुनिए, शाम को जल्दी घर लौट आना। विकास रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचता है, उसका टायर एक गड्ढे में जाकर फंस जाता है। वो जैसे जोर लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो रिक्शा खाई में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया। उदास होकर वो घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब वो अगले दिन गांव के सेठ जी के पास मदद मांगने जाता है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, तुम गरीबों का क्या पता पैसे लौटाओगे कि भी नहीं, अब जाओ यहाँ से। घर लौटते वक्त उसे एक जगह भारी सामान ढोने का काम मिल जाता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह भारी सामान ढोने लगता है, जिससे वो बहुत थक जाता था। ऐसे ही एक रोज जब वो जंगल के रास्ते घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बेटा, इस बुढ़िया को कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अम्मा तुम चिंता मत करो, मेरी घरवाली ने ये कुछ कचौड़ियाँ बनाकर दी थी, आप इन्हें खा लो। वो उस बूढ़ी अम्मा को कुछ कचौड़ियाँ खाने को देता है। उन कचौड़ियों को खाकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो जाती है। वाह बेटा, ये तो सचमुच बड़ी ही स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी कचौड़ियाँ तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं खाई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? विकास उसे सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी परेशानियों का हल है मेरे पास। वो बूढ़ी अम्मा उसे अपने साथ एक गुफा में ले जाती है और वहाँ रखी एक कढ़ाई उसे देती है। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, इसमें तुम अपनी पत्नी से इसमें कचौड़ियाँ बनाने को कहना, फिर देखना चमत्कार। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? रख लो बेटा, ये समझ लेना तुमने जो इस बुढ़िया को इतनी अच्छी कचौड़ियाँ खिलाई हैं, ये उसी का इनाम है। अब तुम इसमें बनी हुई कचौड़ियाँ बनाकर बेचना, और जैसे ही तुम्हारी 2000 कचौड़ियाँ बिक जाएंगी, उस दिन इस कढ़ाई में तली कचौड़ियाँ जो बनकर निकलेंगी, वो तो तुम्हारे भाग्य ही बदल देंगी। क्या सच में? धन्यवाद माई। विकास वो कढ़ाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब बताता है। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी बनाना आती हो वो बनाना, और कचौड़ियाँ तो तुम्हारे हाथ की लाजवाब होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं। देखने से तो ये सुनहरी कढ़ाई बड़ी ही सुंदर लग रही है, अब इसका चमत्कार भी देख लेते हैं। मैं अभी कचौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। सुधा रसोई में जाकर कचौड़ियाँ तलने लगती है तो वो कचौड़ियाँ दिखने में बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी। सुनिए, यहाँ ये देखिए कितनी सुंदर सोने जैसी कचौड़ियाँ हैं। ये खाकर बताइए कैसी बनी है। विकास ने जैसे उस कचौड़ी का निवाला तोड़कर अपने मुंह में डाला तो वो हैरान ही रह गया। लाजवाब सुधा, ये कचौड़ियाँ तो बेहद ही स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो लाख गुना बढ़ गया है। क्या सच में? लाओ मुझे तो। जैसे ही दोनों ने वो कचौड़ियाँ खाई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ खाकर तो वो दोनों हैरान ही रह गए। अब लाओ तुम ये जल्दी से मुझे सारी कचौड़ियाँ एक टोकरी में रखकर दे दो, मैं इन्हें गाँव में बेच कर आता हूँ। जी अभी लाई। विकास गांव भर में घूम घूम कर वो कचौड़ियाँ बेचने लगा। कचौड़ियाँ ले लो, कचौड़ियाँ ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने की कचौड़ियाँ ले लो। सोने की कचौड़ियों का नाम सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं।
कचौड़ी वो भी सोने की? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने भी पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर देखते हैं। दिखाओ भैया ये सोने की कचौड़ी। हाँ हाँ, मुझे भी दो। ये देखो भाई, खुद ही देख लो। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की कचौड़ी लग रही है। जल्दी से लगा दो हमारे लिए। विकास जैसे ही उनको सोने जैसी दिखने वाली कचौड़ियाँ देता है, वो सब हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी लाजवाब। वाह भाई वाह, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ग्राहकों को उसकी कचौड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। अब सारे गांव में विकास की कचौड़ियाँ सोने की कचौड़ियों के नाम से मशहूर हो जाती हैं। अब रोज सुबह उसे उस कढ़ाई में कचौड़ियाँ बनाकर देती और विकास उन्हें ले जाकर गांव भर में बेचता। ऐसे उसकी 2000 कचौड़ियाँ बिक गई। फिर एक रोज जब सुधा रसोई में कचौड़ियाँ बना रही थी, तो उस रोज की कचौड़ियाँ उसे बड़ी ठोस लगी। अरे, ये कचौड़ी इतनी ठोस कैसे हो गई और ये टूट क्यों नहीं रही? जैसे उसने वो कचौड़ी ध्यान से देखी तो वो हैरान रह गई। उसने विकास को आवाज लगाई, सुनिए, जल्दी इधर आइए, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये कचौड़ियाँ देखिए। वो कचौड़ियाँ असली सोने की थी। सुधा, ये तो सोने की कचौड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही जी। अब तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। तभी उस जादुई सोने की कचौड़ी से आवाज आई, हाँ, हम जादुई सोने की कचौड़ियाँ हैं। अब इन जादुई कचौड़ियों से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें गांव-गांव जाकर कचौड़ियाँ भी नहीं बेचना पड़ेंगी। आज के बाद जब भी तुम्हें इस कढ़ाई से जादुई सोने की कचौड़ियाँ चाहिए होंगी, तुम मांग लेना। अब उन जादुई सोने की कचौड़ियों को बेचकर विकास एक बहुत बड़ा नया घर भी बनवा लेता है। एक समय था सुधा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें एक बार उन बूढ़ी अम्मा से मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। वो दोनों बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हुए उस गुफा की ओर गए, लेकिन ना तो वहाँ कोई गुफा थी और ना ही कोई बूढ़ी अम्मा। कमाल है, यही तो वो जगह थी जहाँ वो मुझे लाई थी, लेकिन आज तो यहाँ कोई गुफा नहीं है। शायद वो कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। उधर गांव का सेठ अब उनकी तरक्की से जलने लगा था और वो अपने नौकर महेश से कहता है, ये कल का रिक्शा चलाने वाला रातों रात अमीर कैसे बन गया? सुना है उसने कई सारे खेत और जमीन भी ले लिए हैं। सुना है वो सोने की कचौड़ी बनाकर इतना अमीर हो गया है। अब वो दोनों विकास और सुधा पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक रोज जब सुधा सोने की कढ़ाई में सोने की जादुई कचौड़ियाँ बना रही थी, इस सोने की कढ़ाई से हमारी जिंदगी बदल गई है। तभी विकास उससे बोला, ठीक कहा, अगर ये कढ़ाई हमारे पास नहीं आती तो हम कभी इतने अमीर नहीं बन पाते। महेश ये सारी बात सुन लेता है और एक रोज सेठ और महेश मिलकर उनकी सोने की कढ़ाई चुरा लेते हैं। मैंने रात को तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उधर जैसे ही सेठ सोने की कढ़ाई में कचौड़ियाँ बनाने लगता है, उसमें से पत्थर की कचौड़ियाँ निकलने लगती हैं जो उस पर वार करने लगती हैं। बचाओ, इस कढ़ाई में तो कोई भूत है, बचाओ बचाओ। सेठ भागते हुए विकास के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो विकास, तुम्हारी सोने की वो जादुई कढ़ाई मैंने ही चुराई थी। इन कचौड़ियों को बोलो मुझ पर वार करना बंद करे। रुक जाओ जादुई कचौड़ियों। सेठ जी, आज आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि इंसान तो इंसान होता है। इंसान को कभी पैसों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। पैसे हमारे काम आते हैं, हम पैसों के नहीं। मैं ये बात आज समझ गया। मैं अब से कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करूंगा। सेठ विकास से माफी मांगकर उस जादुई सोने की कढ़ाई उसे वापस कर देता है।